देखो प्रश्नावली है 4 द्विघात समीकरण। अब देखो द्विघात समीकरण का मैं आपको बेसिक बताने जा रहा हूँ। तो देखो द्विघात समीकरण क्या चीज़ है। तो इसमें देखो पहले तो ये कितने नंबर की है प्रश्नावली वो देखो, ठीक है। अब ये अंक है, इसमें आपके 5 नंबर अंक कितने हैं, 5 नंबर की ये प्रश्नावली है। और आपके एक दूसरी प्रश्नावली भी थी, प्रश्नावली नंबर 2, प्रश्नावली है आपके 2, प्रश्नावली 2 है, वो इसी से ही रिलेटेड है। तो इसमें देखो दूसरी में वो भी कितने नंबर की है आपके, 5 नंबर की। कितने नंबर की है, 5। इन दोनों के प्रश्नावली के नंबर कितने हो जाएंगे आपके, 10 नंबरों की प्रश्नावली हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि द्विघात, इस प्रश्नावली 2 में आपने क्या देखा था, द्विघात समीकरण थी और उसमें क्या था कि केवल गुणनखंड विधि। इसमें प्रश्नावली में क्या थी, केवल गुणनखंड विधि एक ही थी। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि से आपके 2 क्या निकलते थे, शून्यक, और शून्यकों की क्या करते थी, जांच करनी थी, ठीक है। अब इसमें आपके द्विघात समीकरण दी हुई है और इसमें तीनों विधियां लगानी है आपको, गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य और पूर्ण वर्ग विधि, तीनों विधियां। तो पहले तो द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होती है, वो आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। द्विघात समीकरण देखो, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होती है कि द्वि मतलब 2 और घात मतलब घात ही होती है। जिस बहुपद में चर राशि की घात कितनी हो, 2 होती है, अधिकतम घात क्या हो, 2 होती है, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो समीकरण में क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख लो यहाँ पर क्या दिया है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, अधिकतम घात क्या हो, 2 होती है। और समीकरण का मतलब क्या होता है, बराबर का क्या होता है, चिन्ह। और बहुपद में बराबर होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। आगे समझ में, जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2 होती है, उसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। और बहुपद में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपको कौन सा द्विघात बहुपद है, ठीक है। इसमें देखो आपके बहुपद का मैंने उस प्रश्नावली 2 में आपको मैंने बेसिक में बताया था, बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, और उनके क्या लिखाए थे, आपको मानक रूप लिखाए थे, ठीक है। द्विघात बहुपद लिखा था, ये क्या है, आपके समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं इसका मानक रूप लिख रहा हूं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये एक द्विघात बहुपद का क्या है, मानक रूप। अब इसमें देखो a b और c, a b व c, a b c तीनों क्या है, तीनों क्या है, वास्तविक संख्या है। अब उसमें आपकी क्या थी कि प्रश्नावली 2 में केवल संख्या के सवाल थे, ठीक है। किसके सवाल थे, संख्या के सवाल थे। अब इसमें आपके क्या आएगी, वास्तविक संख्या, ए बी व सी में क्या आएगी, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या कौन सी होती है, रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या में देखो आपके परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती है। इसमें क्या आएगी, परिमेय संख्या भी आएगी और आपके अपरिमेय संख्या भी आएगी, ठीक है। परिमेय संख्या कौन सी होती है, कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, रूट वाली, √2 है, √3 है, √5 ऐसी संख्या भी इसके द्विघात समीकरण के अंदर आएगी। और उनके क्या निकालने पड़ेंगे, आपको शून्य निकालने पड़ेंगे, अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा।
x के मान क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। अब ये क्या है, एक द्विघात, आपके केवल 4.1 है, उसमें केवल क्या बताना है आपको, द्विघात समीकरण के बारे में बताना है। ठीक है, 4.1 के बारे में क्या बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये क्या है आपके द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है कि द्विघात बहुपद में चर राशि, इसमें बताओ चर क्या है, x, क्या है x, x की चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2, अधिकतम घात कितनी दी हुई है, 2, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। अगर मान लो ये ax² ले रहे हो, ठीक है, प्लस bx है, प्लस c का मान कोई संख्या नहीं है तो क्या ले लिया, 0, क्या ले लिया, 0, बराबर क्या है, 0। ये बताओ द्विघात बहुपद है क्या, है। क्या देखा इसमें कि x की घात कितनी हो, 2 दी हुई है, तो ये द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। अब इसमें जरूरी थोड़ी है कि c का मान 0 हो, b का मान भी 0 हो सकता है, तो ax² प्लस b का मान क्या रख दिया मैंने, 0 इंटू एक्स, प्लस मान लो 5 दे दिया या 6 दे दिया, c बराबर क्या दे दिया, 0, यहाँ पर c लिख दिया मैंने, c बराबर 0। अब ये बताओ द्विघात बहुपद है क्या, क्या देख रहे हैं, क्या देखना है इसमें, घात कितनी हो, 2 दी हुई है, तो ये भी द्विघात क्या है, बहुपद है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये भी एक क्या है, द्विघात बहुपद कि दोनों ही मान नहीं हो, केवल क्या हो, ax² ही हो, तो भी क्या है, ये द्विघात बहुपद। जैसे एग्जांपल के लिए ax² प्लस b का मान क्या ले लिया, 0 इंटू एक्स, प्लस c का मान भी क्या आ गया, 0, ये भी क्या है, एक द्विघात बहुपद। इसमें क्या आ रहा है, केवल a का मान क्या नहीं होना चाहिए द्विघात बहुपद में, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना। अगर a का मान 0 हो गया तो ये x² क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसमें देखो b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, b और c का मान हो सकता है, और b और a का मान हो सकता है, तो ये क्या आएगा, द्विघात बहुपद आएगा। और a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 आ गया तो यहाँ पर x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आगे आपके क्या है, सर्वश्रमिका है, क्या है, सर्वश्रमिका। सर्वश्रमिका आपको बता रहा हूँ, ये आपको क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है, तो सर्वश्रमिका जो इसमें प्रश्नावली 4.1 में काम आएगी वो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर्वप्रथम पहली सर्वश्रमिका ये आपने 8वीं में भी पढ़ी है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या बोलना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। इस प्रकार आपको क्या करना है, याद करना है इसको। ठीक है, और इसका मान क्या है कि a प्लस बी कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी का मान है वो 2 बार दिया हुआ है, इसे a प्लस बी ये 2 बार दिए हुए, इनको गुणा करते हैं तो ये क्या बनती है, सर्वश्रमिका बनती है। ऐसे हम बना भी सकते हैं, लेकिन आप देखो बनाकर बता देता हूं आपको एक सर्वश्रमिका, a प्लस बी। अब देखो इसमें a को इन दोनों से गुणा करनी है, b को भी इन दोनों से क्या करनी है, आपको गुणा करनी है। देखो a को इन दोनों से गुणा करो, a प्लस बी से, और प्लस के b को भी a प्लस बी से क्या करनी है आपको, गुणा। तो गुणा करो, a को a से गुणा की, a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का प्लस a को b से गुणा करो, ab। ठीक है, प्लस का प्लस b को a से गुणा करो, ab लिख लो चाहे ba लिख लो, क्यों, क्योंकि a पहले आता तो ab लिखो। ठीक है, प्लस का प्लस b को b से गुणा करो, b का स्क्वायर। ठीक है, इसको सरल करो तो a का स्क्वायर प्लस ab कितनी बार है, 1 बार, और 1 बार कितनी बार, 2 बार, 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ये आपकी क्या बन गई, सर्वश्रमिका। ऐसे सारी क्या बनाई हुई है, सर्वश्रमिका। आपको अगर ऐसी चीज नहीं समझ में आती है तो आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो सीधी। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस वाली सर्वश्रमिका है। अब इसमें क्या रखना है मान,
ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस वाली होगी। अब एक सर्वसर्मिका है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का बी स्क्वायर माइनस बी का बी स्क्वायर, तो एक बार क्या लिखना है प्लस में और एक बार क्या लिखना है माइनस में। ये आपके तीसरे सर्वसर्मिका, ठीक है। चौथी सर्वसर्मिका है आपके ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब। घात अगर 3 होती है तो क्या करते हैं, अब इसमें देखो आपको सर्वसर्मिका क्या लिखनी है कि ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी की घात कितनी 3, ठीक है। और इसमें प्लस की है ये, इसमें भी माइनस की भी आएगी, तो a माइनस बी का क्यूब बराबर क्या आएगा, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ये प्लस है, माइनस b का क्या आएगा क्यूब। अब इसको अगर मान लो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई, याद कैसे करें सर, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, देख लो क्या करना है इसमें कि शॉर्ट ट्रिक कैसे है कि आप केवल ये नीचे वाले मीनिंग है वो याद कर दो। देखो कैसे लिखते हैं, इसका मान a प्लस 3ab प्लस 3ab प्लस b, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, एक बार ऐसे लिख लो कि a प्लस 3ab प्लस 3ab प्लस b, ठीक है। अब इसमें देखो पहले तो घात आपको कितनी लगानी है 3, a की घात कितनी 3, a की घात 2, a की घात 1 लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब पीछे से शुरू कर दो, b की घात 3, b की घात 2, b की घात 1 लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सर्वसर्मिका और ये सर्वसर्मिका कोई चेंज है क्या, बताओ, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब ये अगर आती है तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगी, केवल क्या करना है कि माइनस है, पहला प्लस है वहां पर क्या लगाना है माइनस, और यहाँ पर प्लस है वहां पर क्या लगाना है माइनस, और पूरी की पूरी क्या है सेम है। ये आपके कितनी है 5 सर्वसर्मिका है पूरी 4.1 प्रश्नावली के अंदर। और ये आपको क्या करना है, याद करना है कि द्विघात समीकरण कौन सी होती है। द्विघात समीकरण का ये क्या है, मानक रूप है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा तो वो द्विघात समीकरण होगी, नहीं तो आपके द्विघात समीकरण नहीं होगी, ठीक है। अब देखो प्रश्नावली 4.2 और 3 में जो चीजें काम आएगी वो बता रहा हूँ आपको। प्रश्नावली 4.2 से आगे जो भी प्रश्नावली है उसमें काम आने वाली चीजें बता रहा हूँ। तो इसमें देखो क्या है कि द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण आएगी, सारों में हमेशा ध्यान रखना, इस प्रश्नावली 4 में केवल द्विघात समीकरण नहीं आएगी। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब इसमें आपको पहले ये द्विघात समीकरण होगी उसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी, डी होता है विविक्तिकर, क्या होता है विविक्तिकर, क्या होता है विविक्तिकर, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डी, डी, डी को क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिमिनेट, क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। तो विविक्तिकर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। तो डी का अगर सूत्र आपको विविक्तिकर का सूत्र हिंदी में बोलते हैं इसको विविक्तिकर, डी बराबर क्या होता है, इसका सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका क्या है सूत्र है, ठीक है। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके कितने सवाल आएंगे, 3 सवाल आएंगे, डी के कितने सवाल आएंगे 3, ठीक है। 3 सवालों में उत्तर अलग लगाएंगे, उत्तर कौन कौन से आएंगे, डी का मान इसमें देखो डी बराबर क्या आएगा, डी का मान अगर माइनस में आता है, डी का मान क्या आएगा माइनस, मतलब डी का मान क्या आएगा माइनस में। उत्तर किस में आ सकते हैं, माइनस में आ सकते हैं और प्लस में आ सकते हैं और 0 भी आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, डी का मान क्या दे उड़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वो 0 से क्या होगा, 0 से अगर मान लो 0 डी से क्या होगा बड़ा, 0 डी से क्या होगा बड़ा,
मतलब डी का मान 0 से क्या होना चाहिए, छोटा। मतलब डी का मान माइनस में कब आएगा, 0 से अगर छोटा होगा तब माइनस में आएगा। तो डी का मान क्या आएगा, 0 से अगर मान लो क्या लिख दें, छोटा। 0 से अगर क्या लिख दें, छोटा, तो डी का क्या मान आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा तो इसमें क्या लिखेंगे, मूल क्या आएगा, मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, इसे भी लिख सकते हो, मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है और मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब मूल वास्तविक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मान लो एक बार एक सवाल ले लूं कि मान लो कि 9x² या मान लो 2x² ले लिया, ठीक है, और प्लस मैंने ले लिया यहाँ पर 7x प्लस 2 ले लिया, ठीक है। ये एक मान लो सवाल दिया हुआ आपके, ठीक है। इसमें अगर मान लो हम d का मान निकालते हैं, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b का मान बताओ इसमें क्या दिया हुआ है, ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। b का मान क्या दिया हुआ है, 7, तो d बराबर क्या होगा कि 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू a का मान क्या दिया हुआ है, 2 इंटू b का मान क्या दिया हुआ है, 2। अगर इसको सरल करेंगे तो 7 7 49 माइनस 7 2 14, सॉरी 4 2 8, 8 2 कितने होते हैं, 16। यहाँ पर संख्या क्या ले लो, बड़ी ले लो, यहाँ पर छोटी ले लो, संख्या कितने ले लो, 16 आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या ले लो, 2 ले लो, क्या ले लो, 2। तो यहाँ पर अगर 2 लेंगे तो यहाँ पर कितने आएंगे, 4 आएंगे, कितने आएंगे, 4। 4 में से अगर 16 घटाते हैं तो कितने आएंगे, माइनस के 12 आएंगे। अगर d का मान अगर माइनस में आएगा, अगर d का मान क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है और मूल के वास्तविक नहीं है। अब इसका सवाल आप आगे नहीं कर सकते और केवल क्या करना है, ये सवाल है वो आपके क्या है, गलत है। क्या है, सवाल आपने लिखा है वो क्या है, गलत है। और इसमें क्या लिखेंगे, ये केवल d इसमें क्या करना है, केवल निकालना है। अगर माइनस में उत्तर आ रहे हैं तो मूल इसके नीचे क्या लिखना है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, इतना ही चेंज करना है आपको, ठीक है। अब इसमें देखो d का मान अगर क्या आएगा, 0 के बराबर, d का मान क्या आएगा, 0 के बराबर, तो क्या लिखेंगे इसमें, मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक व क्या लिख लो, मूल वास्तविक व बराबर होंगे, मूल वास्तविक व बराबर होंगे। अब इसमें मूल वास्तविक व बराबर कैसे होंगे कि मान लो एक मैंने आपको सवाल लिखा दिया कि 2x² या 2 ले लिया, 2x² प्लस 4x प्लस क्या ले लिया, 2। अब ऐसी संख्या बताओ कि गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर 2 कौन कौन सी है, प्लस का 2 और प्लस का 2, x, ये लो x, प्लस के 2 और प्लस के 2। अब इसमें क्या दिया है, मूल वास्तविक व बराबर होंगे, कब होंगे, d का मान अगर आपके क्या आ गया, 0 होगा, तो ये मान आपके क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अब इसमें मान रख कर देखो, b बराबर क्या दिया हुआ है, d बराबर, b का मान क्या दिया हुआ है, 4, 4 का क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का मान क्या दिया हुआ है, 2 इंटू c का मान क्या दिया हुआ है, 2, c का मान भी क्या दिया हुआ है, 2। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, माइनस 4 2 8, 8 दूनी 16, 16 में से 16 घटाओ क्या आएगा। अगर d का मान क्या है, 0, तो मूल आपके वास्तविक आएंगे और क्या आएंगे, बराबर। मूल वास्तविक वे बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो आपके क्या आएगा, ये मान है ना, तो इसमें क्या आएंगे, बराबर आएंगे। आपने पीछे 2.2 में किए थे ना सवाल, उसमें गुणनखंड विधि से आपके मान क्या आ रहे थे, बराबर भी आ रहे थे और संख्या क्या आ रही थी, भिन्न भिन्न अलग अलग भी आ रही थी, लेकिन माइनस का आपके नहीं आया। अब इसमें आपके माइनस का भी आएगा सवाल
और बराबर में 0 भी आएगा और बराबर में क्या आएगी, संख्या प्लस की भी आएगी। ठीक है, तो अगर डी का मान 0 आता है तो मूल क्या आएंगे, बराबर होंगे या क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, अब इस विधि को आप किस विधि से कर सकते हो, इसको आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। इस ऐसे सवाल आएंगे उसको किस विधि से, गुणनखंड विधि से सरल कर सकते हैं, और पूर्ण वर्ग विधि से भी सवाल सरल कर सकते हैं, और श्रीधर आचार्य विधि से भी आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। तीनों विधियां लगा सकते हैं इस सवाल के अंदर। ठीक है, ये तीनों विधियां कब लगेगी, मूल वास्तविक व बराबर होंगे तब आपके तीनों विधि लगेगी। ठीक है, अब इसमें आपके क्या आएगा, डी का मान प्लस में, डी का मान क्या आएगा, प्लस में। तो प्लस में कब आता है, डी का मान 0 से क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। डी का मान 0 से क्या होगा, बड़ा, मतलब डी का मान क्या होता है, b² - 4 AC है, वो 0 से क्या होगा, बड़ा, मतलब ये मान इससे क्या होगा, 0 से बड़ा, मतलब 0 छोटा होगा, डी का मान क्या होगा, बड़ा। आगे समझ में चिन्ह कि 0 का मान क्या होगा, 0 से क्या होगा, डी का मान बड़ा, तो 0 से बड़ा कौन सा मान लेंगे, तो अगर 0 से बड़ा होगा तो संख्या किस में आएगी, प्लस में, धनात्मक संख्या आएगी। तो इसमें बताओ मूल क्या आएंगे, मूल वास्तविक व क्या होगा, भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक व क्या होंगे, भिन्न भिन्न। तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। तो बताओ इसमें अगर मान लो सवाल आप लिखते हैं तो क्या लिख लो कि सवाल ले लिया आपने 5x² प्लस 7x प्लस 2। अब बताओ गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, 10, गुणा करने पर 10 और जोड़ दें या घटाने पर मान लो 7x आता है, तो ऐसी संख्या बताओ 5 और 2, गुणा करने पर कितने आएंगे, 10, और जोड़ो 5 और 2 कितने होते हैं, 7। देखो यहाँ पर मैं प्लस का 5x और प्लस का 2x लूँ, गुणा करो कितने आएंगे, 10x² और जोड़ो कितने आएंगे, 7x। अब ये देखो दोनों संख्या क्या है आपके, अलग अलग है, अलग अलग है, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न लिखा हुआ है, उत्तर आएंगे भिन्न भिन्न। अगर d का मान क्या आएगा, प्लस में आएगा, d का मान किस में आएगा, प्लस में। बताओ d का मान याद करो, d बराबर b का मान क्या दिया हुआ है, 7² माइनस 4 इंटू a का मान 5 इंटू b का मान c का मान 2, सरल करो 49 माइनस 20, 20 दूना 40, घटाओ क्या बचेगा, 9। किसका बच रहा है, d का मान 9 बच रहा है, वो किसका है, प्लस का। अगर d का मान प्लस में आएगा तो मूल वास्तविक वे क्या आएंगे, भिन्न भिन्न होंगे। आगे समझ में, इसमें भिन्न भिन्न कब होंगे कि d का मान किस में आएगा, प्लस में। इसमें मूल वास्तविक वे बराबर कब होंगे, d का मान क्या होगा, 0। इसमें तीनों विधियां ले सकते हैं और इसमें बताऊंगा मैं विधि कौन कौन सी ले सकते हैं। अब इसमें अगर मान लो d का मान क्या आएगा, माइनस में, तो इस सवाल को आगे आप सरल नहीं कर सकते और इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। अब इसमें अगर मान लो d का मान क्या आएगा कि प्लस में संख्या आएगी, तो इसका मान कितने निकलेंगे, 2 तरीके कर सकते हैं। 2 तरीके कैसे है कि इसमें अगर मान लो आपके संख्या आएगी वर्ग वाली, संख्या किसकी आएगी, वर्ग वाली, जैसे कि d का मान अगर मान लो आपके 1 आता है, ठीक है, d का मान अगर आपके क्या आएगा 4, d का मान अगर आपके क्या आएगा 9, d का मान अगर आपके आएगा 16, d का मान आपके क्या आएगा 25, d का मान अगर मान लो 36। अगर ये संख्या आएगी d के अंदर तो आप ये तीनों विधियां ले सकते हैं, नहीं तो तीनों विधियां आप ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, अब इसमें देखो पूर्ण वर्ग संख्या है तो आपके क्या बना सकते हैं, वो आप इनके जोड़े बना सकते हो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 वर्ग वाली संख्या आएगी तो आप ये तीनों विधियां आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तीनों विधियों से इस सवाल को क्या कर सकते हो, सरल कर सकते हो। अगर मान लो आपके अन्य संख्या है, कौन सी संख्या, अन्य संख्या, अगर आपके अन्य संख्या आएगी इनको छोड़कर, बताओ इनको छोड़कर कौन सी संख्या, 1 दिया हुआ है, 2 आ सकती है,
3 आ सकती है, 5 आ सकती है और 6 आ सकती है, 7 आ सकती है। ऐसी संख्या अगर आपकी आएगी तो आप कौन सी विधि ले सकते हो इसमें कौन सी विधि? गुणनखंड विधि इसमें नहीं ले सकते। कौन सी विधि लेंगे? पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधर आचार्य। ये इसमें केवल कितनी विधि? 2 ही विधि ले सकते हैं। कब संख्या कौन सी संख्या आएगी? तब ये संख्या इसमें वर्ग वाली अगर नहीं आएगी तब आपके केवल कौन सी विधि? पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधर आचार्य की विधि से ही आप इस सवाल को क्या कर सकते हो? सरल। अगर आपके मान लो वर्ग वाली संख्या आएगी तो आप गुणनखंड विधि ले सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि ले सकते हैं, श्रीधर आचार्य ले सकते हैं। अब इसमें अब बताओ ये सवाल आपने किया है वो कौन सी विधि से करेंगे? गुणनखंड विधि से कर रहे हैं तो बताओ उत्तर डी का मान बताओ कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 9 बताओ इसमें है क्या? है तो गुणनखंड विधि ले सकते हैं इसमें। अगर 9 नहीं आया, मान लो 8 आ गया या 7 आ गया तो आप गुणनखंड विधि इसमें नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अब जोड़े बनते हैं ना, वो आपके रूट के भी बन सकते हैं, बट्टा में भी बन सकते हैं। इसलिए आप पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधर आचार्य की सहायता से आप क्या करेंगे? इस सवाल को सरल करेंगे। ठीक है, ये आपके तीनों विधियां दी हुई है।